नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले साल 14 जून को सरकार एक योजना लेकर आई। इस योजना का नाम था अग्निपथ योजना, जिसमें युवाओं की सेना के तीनों अंगों में भर्ती की जाने वाली थी। इस योजना के 3 उद्देश्य थे। पहला, भारतीय सेना के अंदर बड़ा बदलाव लाना। दूसरा था भारत के भविष्य की रक्षा की जरूरतों को पूरा करना। और तीसरा था देश के युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य को तैयार करना। इस योजना में देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के युवाओं की हर जरूरत का ख्याल रखा गया था। इस अग्निपथ योजना में कोई खामी नहीं थी, लेकिन योजना की घोषणा होते ही इस देश में रहने वाले कुछ विघ्न संतोषियों ने अफवाह फैलाकर युवाओं को भड़का दिया। देखते ही देखते देश के कई राज्यों में युवा सड़कों पर उतर आए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लगे। देखा जाए तो इसके लिए इन युवाओं से ज्यादा वो लोग दोषी थे जिन्होंने इन कच्ची उम्र के युवाओं को भड़काने का काम किया था। खैर, ये आग जल्द बुझ गई और सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं को ये समझ में आ गया कि अग्निपथ योजना उनके भले के लिए आई है और अग्निवीर बनकर वो न केवल देश की सेवा कर सकते हैं बल्कि अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। अब जब अग्निपथ योजना लागू हो गई है तो हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में युवा इसकी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। और इसी बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार की इस योजना पर मुहर लगा दी है और विघ्न संतोषियों के मुंह पर अब ताला लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया है। कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी 23 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश के हित में शुरू की गई थी। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्र हित में बनी यह योजना सेना को ज्यादा सक्षम बनाती है और उसे अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप की कोई वजह नजर नहीं आती है। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि अग्निपथ योजना पर कोर्ट की मोहर लगने के बाद क्या विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा और इस योजना से देश के युवाओं को कितना लाभ मिलेगा और हमारी सेनाएं कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं अग्निपथ योजना और अग्निवीरों पर यह खास वीडियो। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए यह देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। तो इस तरह अब अदालत ने भी मोहर लगा दी है कि अग्निपथ योजना देश हित में है।
इससे सेना की क्षमता बढ़ेगी और इसमें कोर्ट को कोई खामी नजर नहीं आती है। लेकिन क्या इससे उन विघ्न संतोषियों के मुंह बंद हो जाएंगे जिन्होंने इस योजना की आड़ में देश के युवाओं को भड़काने का काम किया था? और क्या अब देश के युवाओं के सामने भी ये साफ हो गया है कि सेना के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए ये एक उत्तम योजना है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा और साथ ही मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन। संजय मेस्टन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोर्ट का फैसला आ गया है, तो क्या जिन लोगों ने इस योजना के खिलाफ अफवाहें फैलाई थी, युवाओं को भड़काया था, जिन्हें मैं बार बार विघ्न संतोषी कह रहा हूं, क्या ऐसे लोगों के मुंह अब बंद हो जाएंगे, उनके मुंह पर ताला लग जाएगा? ये कहें कि एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा है? प्रखर, इसको कोई भी कुछ समझ सकता है या तमाचा भी समझ सकता है या कुछ भी समझ सकता है जी। देखिए, एज अ फौजी, हम दो फौजी आपके चैनल पे हैं जी। फौज के लिए कोई भी डिसीजन होता है, सबसे पहले होता है नेशनल इंटरेस्ट। और जो भी डिसीजन अभी नेशनल इंटरेस्ट में हुआ है, ये भारत सरकार ने और तीनों सेनाओं ने काफी सोच विचार के बाद इसको अमल किया है। और कोई भी चेंज जब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा थोड़ा रिजेंटमेंट होता है। एक फैक्ट, बेसिक फैक्ट है, चेंज इज रेजिस्टेड, और थोड़ा समय लगता है वो चेंज को एक्सेप्ट होने में। मेरे को याद है, जब मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर था अपनी पलटन का, मैं महार रेजिमेंट का हूं, 13 महार मैंने कमांड की थी, और उस साल नए नए रिक्रूट आते थे, नए नए मतलब हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल जवान आते थे। पुराने जवान बोलते थे, सर ये तो पढ़ी लिखी फौज आ गई, क्या करेगी? और ये सोचा जा रहा था कि ये नहीं लड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइम लगता है। इसी प्रकार ये जो नई स्कीम अग्निपथ आई थी, इसमें भी थोड़ा रिजेंटमेंट होता है, हमारी फौज के अंदर भी था, और हर सर्कल्स में ये रिजेंटमेंट होता है, क्योंकि इनको ट्रेन कैसे किया जाएगा, इनका भविष्य क्या होगा। तो ये रिजेंटमेंट तो एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, वो होना था। अब सवाल उठता है, क्या ये स्कीम भविष्य के लिए अच्छी है? देखिए, मैं अभी खुद एज अ जनरल ऑफिसर मैं अपने महार रेजिमेंटल सेंटर सागर में गया था, और वहां मैंने ये अग्निवीरों के साथ वहां पर पीटी और फिजिकल ट्रेनिंग की थी, पूरे तकरीबन 2 घंटे। और मैंने उनका देखा था कि उनमें जो जोश और जज्बा था, और मैंने उनसे एक सवाल भी किया था। मैंने कहा, आपको सेना में आके और सिविल की लाइफ में क्या फर्क लगता है? उनका साफ जवाब था, साफ अनुशासन है, सख्त ट्रेनिंग है, हम सिविल से बिल्कुल अलग होके, और अब अभी हम देश के लिए कुछ मर मिटने की उनकी भावना है। मेस्टन साहब, आपने युवाओं के जोश की बात की। हमारे साथ रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा भी हैं। शेखर सिन्हा साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा वही उसी मुद्दे पर जो बात अभी मेस्टन साहब कह रहे थे। मेस्टन साहब ने कहा कि युवाओं के जोश की बात की। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है, तो युवाओं के मन में जो एक शंका थी इस योजना को लेकर, क्या वो पूरी तरह से दूर हो गई है, या ये शंका पहले ही दूर हो चुकी थी? प्रखर जी नमस्कार, आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जी, देखिए, युवाओं के जोश में जिन्होंने ज्वाइन किया या जो नहीं ज्वाइन किया, उनके अंदर उत्साह हमेशा से था। तभी तो इसमें इतने रिकॉर्ड एप्लीकेशंस आए और इतने लोग जो चुने गए। इनके जोश की जहां तक बात है प्रखर जी, आपको ये जानकारी दे दूं कि बहुत सारे अग्निवीर जिनका की ट्रेनिंग की अभी शुरुआत है, इतने जोशीले थे कि उनको 26 जनवरी के परेड के दिन, गणतंत्र दिवस के परेड के दिन, वो अपने टोली में मार्च कर रहे थे। खासकर नौसेना के जवान और लड़कियां भी, हमारे यहाँ लड़कियां भी भर्ती हुई हैं, वो भी मार्च कर रही थी महिला दस्ता में। एक तो वो है। दूसरा, आपको एक चीज और बता दूं कि जितने इस बार अग्निवीर तीनों सेनाओं में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें से 35% एनसीसी के पुराने कैडेट हैं। तो ये देखिए, ये तो जो हल्ला करने वाली बात थी, वो लोग ये ज्वाइन करने के लिए नहीं आते हैं। जिनमें वो जज्बा है, जिनमें वो जोश है, वही ऐसे कठिन काम को स्वीकार करने के लिए सीना तान कर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है प्रखर जी कि इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये अग्निवीर जो आ गए, उन्हें पहले भी शक नहीं था, और अब जो ये कोर्ट की एक फैसला जब सामने आ गया है, तो उससे उनके माता पिता जो हैं, उनके जो गार्जियंस, अभिभावक हैं, उनको काफी संतुष्टि मिली होगी। प्रखर मेस्टन साहब, जो बार बार बात चल रही थी और अब कोर्ट ने भी कह दिया है, कोर्ट ने कहा है कि ये योजना सेना को और भी ज्यादा सक्षम बनाती है। तो थोड़ा दर्शकों को बताएं कि इस योजना से भारतीय सेना और भी पहले से ज्यादा सक्षम कैसे बनेगी?
हसन है। साहब। हाँ, आवाज आ रही है मेरी जी, आपको? आ रही आवाज। हाँ, ये सक्षम तो बनेगी, इसके कारण मैं आपको समझाता हूं। जी देखिए, लड़ाई के दौरान जो यंग फोर्स है हमारी, जो ये जवान होंगे, जो अग्निवीर हैं, इनकी उम्र अभी 19-20, और देखा जाए तो इनकी सर्विस उस समय मैक्सिमम 4 साल हो चुकी होगी, अगर लड़ाई अगले 2-3-4 साल के अंदर होती है। अब सवाल उठता है ये लड़ाई में इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। मेरे को लगता है, क्योंकि इन सबको पता है कि इसमें से 75% आर्मी में नहीं रहेंगे, 25% रिटेन होंगे, तो नेचुरल है कंपटीशन टफ होगा। और जब कंपटीशन टफ होगा तो हर सैनिक, हर अग्निवीर पूरी कोशिश करेगा एक्सेल करने की। तो इससे साफ जाहिर है कि एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी लड़ाई के मैदान में, क्योंकि सब एक दूसरे के आगे दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन होना है 4 साल के बाद। और जब ये सिलेक्शन हो जाएगा, जो निकल जाएंगे उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको लेटरल इंडक्शन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में या एनडीआरएफ में या कई स्टेट गवर्नमेंट्स लेंगी, और जिस दिन वो आश्वासन पूरा हो जाता है तो मेरे ख्याल किसी को इसके ऊपर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही कमजोरी या डर है कि 4 साल के बाद क्या होगा। तो आज से 4 साल के बाद जब ये फैसला होगा इनमें से कौन 75% निकलेंगे, और जैसे ही वो देखेंगे कि उनका लेटरल इंडक्शन हो रहा है सरकार के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडियन आर्मी की बनेगी, क्योंकि ट्रेन्ड मैन पावर 25% वो क्रीम बनती रहेगी, और बाद में यही मैन पावर जो अगले अग्निवीर का बैच आ रहा है, इंसिडेंटली अगला अग्निवीर का बैच अभी हमारे रेजिमेंटल सेंटर में पहुंच गया है, तो ये एक साइकिल शुरू हो जाएगी, और कुछ 10-15 साल के अंदर आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये एनसीसी के साथ तो है, और ये इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये काफी अच्छा है। और मैं खुद कई अग्निवीर से अभी जाके इंटरेक्शन किया था, इनके साथ फिजिकल ट्रेनिंग मैंने खुद की थी, तो मेरे को लगा ये इंडियन आर्मी के लिए या तीनों सेनाओं के, सशस्त्र सेनाओं के लिए ये एक अच्छी रहेगा। इनकी जो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, इनकी जो काम करने की क्षमता है, काफी अच्छी रहेगी और ओवरऑल देश के हित में रहेगा। और बीएसएफ, सीआरपीएफ को भी जब ये जवान, हमारे ट्रेन जवान मिलेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी चीज रहेगी। सिन्हा साहब, जो जिक्र अभी मेस्टन साहब ने किया, उसी को बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो जो 75% रिटायर हो जाएंगे या 4 साल बाद वो हटा दिए जाएंगे सेना से, तो उनके भविष्य को लेकर इस योजना से में क्या ख्याल रखा गया है? और 4 साल फौज में ट्रेनिंग करने के बाद, फौज में सेवा देने के बाद उनके भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे वो एक नई शुरुआत कर पाएंगे? प्रखर जी, उनकी जो ट्रेनिंग है और इस बीच उनको स्किल डेवलपमेंट जो दिया जा रहा है, तो उसके समकक्ष जो बाहर की डिग्री होगी वो भी उनको दी जाएगी, और 1-2 विषय क्लियर करने के बाद उनको ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रियां मिलना शुरू हो जाएंगी जी। और ऐसा स्किल डेवलपमेंट इनका किया गया है कि बहुत सारे वोकेशनल जिसको जॉब्स कहते हैं उसमें वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल होंगे। अब जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि भाई सरकारी कंपनियां और पीएसयू में इनकी बहाली लैटरल होगी, तो आपको ये भी सूचना दे दूं कि प्राइवेट कंपनियों ने सामने आकर ये कहा है कि वो भी अपने 10% लोग जो हैं, कई कंपनी ने कहा है कि हम 10% जो हमारी रिक्रूटमेंट होगी वो हम अग्निवीर को ही लेंगे। तो उनमें काफी जोश है प्रखर जी। जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनमें भी जोश है, क्योंकि वो जानते हैं कि 4 साल के बाद मेरा भविष्य काफी उज्जवल है। उनके माता पिता भी संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजना उनके आगे आने वाले जीवन को भी ख्याल में रखता है। स्टेट गवर्नमेंट देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब लोगों ने ये अनाउंस किया है कि उनकी लैटरल एंट्री कम से कम 10% वो सीधा अग्निवीर से लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें ये विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वही है प्रखर जी, क्योंकि इसमें जो है वो तो जीता ही, माता पिता की भी जीत है, बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन निकलेंगे और कर्मठ निकलेंगे, और उनमें एक अचीव करने की एक बहुत बड़ा अंदर से एक जोश होगा। मेरे ख्याल से ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाहे वो आर्म फोर्सेस में रह जाए
या बाहर चले जाएं, उनके जीवन की जी, आप बिल्कुल सुरक्षा। सही बात कर रहे हैं कि जो इस जी, सर। योजना के तहत फौज में शामिल होंगे उनके लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन पूरी जिंदगी भर रहेगी। और अभी एक वक्त एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद भी हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. एक बार फिर आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अग्निवीर योजना की, अग्निपथ योजना की, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई है और माफ कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट से मोहर लग गई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि योजना देश के हित में, भारतीय सेना के हित में है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मेस्टन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, थोड़ा मेरा राजनीतिक सवाल है लेकिन चूंकि ये सेना से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये योजना आ गई और इस योजना के बाद पूरे देश के अंदर हमने देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, युवाओं को भड़काया गया और उसके बाद भी काफ़ी समय जब निकल गया और युवाओं को समझ में आ गया और ट्रेनिंग जो भर्ती कैंप थे उसमें भारी भीड़ युवाओं की देखने को मिली, उसके बाद भी कुछ लोग शांत नहीं हुए। राहुल गांधी ने ये तक बयान दे दिया कि ये योजना एक तरह से जो है वो आरएसएस के कहने पर तैयार की गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये योजना जब बनाई गई थी, अग्निपथ योजना जब बनाई गई थी, तो किस तरह से बनाई गई थी और सेना ने इसको बनाने के लिए किस तरह के लोग जो इसको बना रहे थे और इसके पीछे उनका एक तरह से मकसद क्या था, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने इसकी स्थिति जो है स्पष्ट कीजिए। और देखिए, जहां तक इसकी डिटेल्ड प्लानिंग है उसका तो मेरे को इतना बैकग्राउंड नहीं पता है, लेकिन इनफॉर्मल इंटरेक्शन से इतना पता है कि ये जो इश्यू उठा था इसमें ये देखा गया था कि जैसे अभी कुछ वॉर्स हुए हैं और हाल ही में यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जी, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो ऑपरेशनली जवान का मोटिवेशन, उसकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, उसकी लगाव, उसकी देश के प्रति मर मिटने की भावना, ये सारी बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो ये एक जब प्रपोजल उठा है ये नेशनल हित में रखते हुए रखा गया है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई नहीं होता है। और ये डिसीजन किसके लिए लागू किया गया है? हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के लिए। तो उनसे भी ये सलाह मशवरा करके ये डिसीजन हुआ है और इसको अमल करने के लिए ये जब काफी डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि सेना में या नेवी में या कहीं पर भी किसी भी चीज को अमल करने के लिए कि उसके नेशनल रेमिफिकेशंस होते हैं। अगर वो स्कीम ठीक नहीं हुई तो उसके फॉलोआउट्स भी हो सकते हैं। तो वो फॉलोआउट्स को प्रिवेंट करने के लिए, नेगेटिव फॉलोआउट्स को, इस पे डिटेल्ड डेलिब्रेशन होते हैं। और जो हमारे पुराने सीडीएस साहब थे जनरल रावत, वो इस स्कीम को मतलब उन्होंने काफी आगे तक बढ़ा दिया था और टेक ऑफ लॉन्च स्कीम पे ला दिया था। कुछ लोगों का सोच विचार था कि शायद ये इसीलिए लॉन्च की गई है क्योंकि वो पेंशन का इश्यू उठेगा, तो पेंशन अभी कई लोगों को नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली, तो रिडक्शन इन बजट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, मेरे को लगता है वो था, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जब होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि लड़ाई के मैदान में ये जवान कैसा करेंगे। और यूथ जो यंग प्रोफाइल है, जो इतनी यंग उम्र का है, उसका जज्बा, उसका जोश अलग होता है। तो उसको जो अच्छी ट्रेनिंग अभी मिलेगी और कल लड़ाई के मैदान में अगर उसको जाना पड़े तो वो बिल्कुल हिचकेगा नहीं, बिल्कुल देश के लिए लड़ने के लिए, और दुश्मन को मारेगा। और वो मारने में कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसका जोश रहेगा कि दुश्मन को वहां से खदेड़ना, उसको मारना। तो इसीलिए ये फैसला हुआ है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा आपसे कि अभी हमारी जो सेना की एवरेज एज है वो 32 साल है और इस नई योजना के बाद हमारी औसत आयु हमारे सैनिक की जो है वो जो सर्विस में है उसकी 26 वर्ष हमारी एवरेज एज हो जाएगी भारतीय सेना की। तो इससे क्या बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इससे? प्रखर जी, देखिए ये जो है जो कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक यंग सोल्जर में, एक यंग सेलर में, एक यंग खून ज्यादा खोल रहा होता है, वो जो है करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं कंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं करते, लेकिन एवरेज एज अगर कम हो तो इसका मतलब है कि जो हमारी फाइटिंग फोर्स जो बिल्कुल सामने है, एलओसी के सामने हो, चाहे शिप और सबमरीन में बिल्कुल सामने हो,
या फिर हवाई अड्डों पे सबसे सामने हो, तो वो अगर यंग रहेंगे तो उनमें जोश ज्यादा रहेगा और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी बढ़ेगी। इसी हिसाब से अफसरों के काडर में भी काफी रिडक्शन हुआ है और अब हमारे मच यंगर ऑफिसर्स जो है वो कमान में जा रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है जहां तक एवरेज एज का प्रश्न है। तो ये मैं कहूंगा कि सीखना, ये जो मानसिक जो एक बनावट है मनुष्य का, वो कम उम्र में ज्यादा सीख सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उन्हें सीखने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, जैसे कि बाकी विद्यार्थियों का होता है। इसलिए कम उम्र में उनको लेकर उनको अगर ये ट्रेनिंग दी जाती है तो वो थोड़े पुख्ता सोल्जर बनते हैं। तो हमारे ख्याल से ये दो चीजें जो है, एक तो साहब उनका जोश और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और दूसरा सीखने की क्षमता इसमें काफी ज्यादा होती है। प्रकाश जी, मेसन साहब, जब अग्निवीर योजना को लेकर जब विरोध चल रहा था तो एक तरह की एक बात ये भी कही गई और एक तरह की अफवाही थी और झूठा आरोप था, ये कहा गया कि जब 4 साल बाद ये युवा जब बाहर निकलेंगे, सेना से रिटायर हो जाएंगे या सेना से अलग कर दिए जाएंगे, तो ये समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। ये सेना के लिए कितने बड़े अपमान की बात थी? और देखिए, खतरा तो खैर नहीं बनेंगे किसी भी कारण से, क्योंकि ये डेलिब्रेट किया गया था कि इनको लेटरल इंडक्शन किया जाएगा। तो ये तो एक यूथफुल प्रोफाइल है, हाईली डिसिप्लिन, हाईली ट्रेंड, जो कंट्री के लिए अवेलेबल है। अब कंट्री उनको कैसे यूटिलाइज करे वो मुद्दा उठता है, और कंट्री ने फैसला किया है, देश ने फैसला किया है कि इनको हम यूटिलाइज करेंगे, चाहे आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में लेटरल इंडक्शन करें, या कहीं पर भी एनडीआरएफ है या स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर इनका इंडक्शन अच्छी तरह अमल हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हाईली स्किल्ड, ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड मैन पावर, बल्कि अगर आप उदाहरण देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ये जाते हैं तो वहां जो दूसरे स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, वो ऐसी मैन पावर को देख के उनके अंदर भी एक जोश आएगा। और मैंने कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर में कई लोगों को सुना है बोलते हुए कि यार फौजी होने चाहिए हमारे सेक्टर में, वहां पर डिसिप्लिन होगा तो काम अच्छा होगा। तो फौज की जो एक डिसिप्लिन बैकग्राउंड है और वो मतलब एक नहीं, मैसूर साहब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय फौज का, चाहे वो फौजी सर्विंग रहा हो चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो, उसका एक जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है अनुशासन का। फिर भी ये आरोप लगाना कि जब ये बाहर निकलेंगे तो समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, तो क्या उस वक्त जो ये आरोप लगाए गए थे, तो मेरा जो सवाल है आपसे वो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना क्या फौज के लिए अपमानजनक नहीं था? आप उनसे पूछ रहे हैं? जी मेसन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी चेंज होता है तो एक सवाल लोगों के मन में, देखिए, कई शंका तो उठता है, क्या होगा, एब्जॉर्ब होंगे नहीं। तो जब ये अनाउंस हुआ तो काफी लोगों को मन में शक था कि ये अमल कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। हम खुद रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुलाया गया था आर्मी हेडक्वार्टर में, ब्रीफ किया गया था, और अभी मैं खुद अपने महार रेजिमेंट सेंटर में होके आया हूं। जब जवानों से मैं अग्निवीर से बातचीत की, उनके साथ खूब लंबा समय निकाला, तो वो सारी बातें बहुत क्लियर हुआ। हाँ, उन्होंने भी जरूर मेरे को एक चीज बोली कि सर, हमें बस एक है कि 4 साल के बाद क्या होगा। मैंने इनको बोला 4 साल के बाद आपको एश्योरिटी है, और वो एश्योरिटी भारत सरकार ने अगर अनाउंस कर दिया है पब्लिकली, टीवी चैनल्स में, हर जगह, तो आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, आप अपना काम करो। और मैंने आपको बोला ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो निकलेंगे वो एक ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद एक जवान इतना हाईली स्किल्ड था, ट्रेंड था, आज वो महाराष्ट्र सरकार में काम कर रहा है। वो उसको अभी शायद उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अपॉइंटमेंट दे दिया, वो एक जवान था, और वहां उसके सेक्रेटरी वगैरह बोलते हैं यार सेना के इतने अच्छे लोग स्किल्ड हैं। मिस्टर साहब, समय का अभाव है और एक आखिरी सवाल क्लोजिंग रिमार्क में शेखर सिन्हा साहब से लेना चाहूंगा। सिन्हा साहब, ये योजना अब इस पर मोहर लग चुकी है, और आप अगर इसको एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखें तो कुछ सालों बाद भारतीय सेना में इस योजना के बाद क्या बदलाव आप देखते हैं, संक्षेप में बताइएगा। बदलाव ये होगा, जैसा आपने बीच में कहा था कि हमारी जो एज प्रोफाइल है सेना की, जो लड़ाई में बिल्कुल आगे रहकर लड़ाई करते हैं, उनकी एज प्रोफाइल कम हो जाएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी ज्यादा होगी, और लड़के ज्यादा प्रशिक्षित होंगे। दूसरा एडवांटेज ये होगा प्रखर जी कि जो लड़के नौकरी से बाहर जाएंगे, हमारे देश को डिसिप्लिन और वेल ट्रेन्ड लोग मिलेंगे
और भारतवर्ष की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा बढ़ती जाएगी हर क्षेत्र में। जी शेखर संध्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही शुक्रिया मेजर जनरल संजय मेस्टन जी आपका, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह अदालत की मोहर के बाद यह साफ हो गया है कि अग्निपथ योजना देश की सेना और देश के युवाओं के हित में है। लेकिन इस फैसले का एक संदेश और है, और वो संदेश ये है कि देश के युवाओं के लिए संदेश है, उन्हें किसी भी अफवाह पर उसके असर में पड़कर देश नहीं जलाना चाहिए, बल्कि मुद्दे को समझने के लिए देश जलाने से पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।